आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं अली हूँ और 2017 से 18 तक हिंदी पढ़ चुकी हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में। इसके बाद 2020 से 23 तक एमए कर चुकी हूँ हिंदी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। वर्तमान समय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश कर चुकी हूँ। और जैसा कहा गया है, मैं अफ्रो अमेरिकी साहित्य एवं हिंदी दलित साहित्य उदय की पृष्ठभूमि को विषय के रूप में ले लिया है। और चूंकि यहाँ सारे विद्वानों ने दलित पर बहुत प्रकाश डाले है, तो इसलिए आपके समय को ज्यादा न लूंगी और अपने आलेख के एक छोटा सा अंश अफ्रो अमेरिकी साहित्य के उदय को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। और हम देख सकेंगे कि कैसे दलित समाज और अफ्रो अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे उनके साहित्य में समानताएं हैं और कैसे उन लोगों ने अपनी आवाज को, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसको साहित्य के माध्यम से उन्होंने उभारा। तो अभी तक मैं अपने विषय तक पहुंचूंगी। हर देश की संस्कृति और समाज को सर्वप्रथम उनका साहित्य परिचित कराता है। भारतीय विख्यात साहित्यकार, इतिहासकार, आलोचक, निबंधकार रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना अप्रासंगिक नहीं कि साहित्य यदि समाज के किसी न किसी वर्ग को तिरस्कृत करता है, अपने में समाहित नहीं कर लेता, तो यह साहित्य अधूरा है। यह पूरी तरीके से उस देश की जनता को प्रदर्शित करने में असमर्थ हो। यदि भाषा मनुष्य के संप्रेषण का मुख्य साधन है, तो साहित्य उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता एवं उनकी पहचान को रखने की हथियार है। सदियों से साहित्य ने अपने को न केवल एक सौंदर्य कला के रूप में प्रदर्शित किया है, बल्कि साहित्य ने आम और उत्पीड़ित समाज की आवाज को भी अभिव्यक्त किया है। साहित्य के माध्यम से दलित एवं अफ्रो अमेरिकी जैसे सामाजिक वर्गों ने अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में, स्वतंत्रता पाने के रास्ते में अपने अनुभवों के बारे में लिखकर उन सामाजिक मुद्दों को जनता के सामने लाया है। उन्होंने अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को साहित्यिक एवं सृजनात्मक कलम के माध्यम से उठाया। यदि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य में समाज और समाज में साहित्य है, तो इसको वास्तव में निभाने के लिए साहित्य में समाज के प्रत्येक वर्ग को आना अनिवार्य है। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, अभी तो साहित्य समाज में व्याप्त तमाम सकारात्मक, इसके साथ साथ नकारात्मक पहलुओं को अंकित करके समाज को सुधारने के लिए प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त वर्ग व्यवस्था को तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी, रंग भेद को दूर करने एवं समाज में एकता, भाईचारा, समानता स्थापित करना साहित्य का उत्कृष्ट कार्य रहा है। समग्र दुनिया में सबसे अधिक व्यापक रूप से जातिगत भेदभाव यहाँ भारत में ही देखने को मिलता है। व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के अनुसार उच्च, मध्य या निचले परिवार में पैदा होता है और ये उनके लिए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक एक प्रकार से लाभ या चुनौती बन जाती है। और ये वर्ग व्यवस्था भारत में लगभग 2000 साल पुरानी एक प्रणाली है। जैसे हम सब जानते हैं, 4 ही वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु इनके अतिरिक्त भारत के समाज में एक ऐसे भी समाज विद्यमान है जिसे छुआछूत जाति या दलित कहलाते हैं। हालांकि 1950 में भारतीय संविधान के अनुसार ये छुआछूत या अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है, फिर भी संभवतः भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी झलक देखने को मिलता है। दलित वर्ग भारत के सबसे पीड़ित एवं शोषित वर्ग है, जिसके पीड़ा एवं दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाना साहित्य का उत्कृष्ट कार्य है।
जिस प्रकार भारत में दलित समाज अधिक शोषित रहा है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अफ्रीकी मूल का समाज उत्पीड़ित हुआ है। अफ्रीकी मूल के लोग, जिन्हें नेग्रोस या ब्लैक्स भी कहा जाते हैं, 17वीं से 19वीं शताब्दी में गुलामी के लिए जहाज से अमेरिका लाए जाते थे। इन लोगों को अपने परिवार से अलग करके जबरन निकाले जाते एवं अमेरिका में अंग्रेजी के उपनिवेशों में काम करने के लिए लाए जाते थे। इस प्रकार ये लोग अपनी मूल पहचान से कट जाते थे और मानवता के सबसे जो बड़ा देन है स्वतंत्रता, आजादी को खो जाते थे। हालांकि सन 1862 में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी को उन्मूलन करने के लिए हस्ताक्षर दिया है, परंतु जो दक्षिण प्रांत है अमेरिका के, इसको स्वीकार नहीं किया और ये घोषणा केवल अमेरिका के गृह युद्ध के समापन के बाद 1865 के 1 फरवरी को संविधान के अनुसार अपनाया गया। इस प्रकार भारत में दलित समाज और अमेरिका में काले गुलाम दोनों ही नस्ली भेदभाव, जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और अपने अधिकारों के उल्लंघन के शिकार थे। उत्पीड़ित और अपमानित जीवन धीरे धीरे साहित्य के माध्यम से भारत में अभिव्यक्त हुआ। दलित साहित्य के रूप में और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रो अमेरिकी साहित्य के रूप में। अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकियों द्वारा लिखा गया साहित्य को संकेत करता है। इसका साहित्य 17वीं शताब्दी में अमेरिका में गुलामी के इतिहास से ही जुड़ा है। इस साहित्य में मुख्यतः ऐसे विषयों को उद्घाटित किया गया है जैसे स्वतंत्रता एवं समानता, जिससे अफ्रीकी गुलाम वंचित थे। इसके अतिरिक्त ऐसे भी विषयों की अभिव्यक्ति मिली जैसे अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति, जातिवाद, स्त्रीवाद, प्रवास, गुलामी इत्यादि। इस साहित्य के केंद्र में अफ्रो अमेरिकियों की लोक परंपराएं हैं जो मौखिक एवं लिखित रूप से विद्यमान है। मौखिक परंपराओं में गीत, किंवदंतियां, ब्लूज, लोकगीत शामिल है एवं लिखित परंपराओं में गुलाम आख्यान, आत्मकथाएं, संस्मरण आदि शामिल है, जो मुख्य रूप से अफ्रो अमेरिकी साहित्य को कर रहा है। अफ्रो अमेरिकी साहित्य में गृह युद्ध से पहले गुलामी से पलायक अफ्रीकियों द्वारा लिखित आत्मकथाएं एवं संस्मरण बहुत मजबूत स्थान रखते हैं। इन गुलाम आख्यानों में वे गुलामी में अपने शोषित जीवन एवं अपने पीड़ा का विवरण देते हैं। अफ्रो अमेरिकी साहित्य का सबसे प्राचीन नमूना ल्यूसी पेरी का बार्स फाइट काव्य माना जाता है, जो सन 1855 में प्रकाशित हुआ। उस समय तक यह मौखिक रूप से प्रचलित थी। हालांकि ये सबसे प्राचीन नमूना है और लिखा गया है 1846 में, परंतु इसका प्रकाशन बाद में हुआ है। और पहला प्रकाशित जो काव्य है सबसे पहला फिलिस वेथली, अफ्रीकी मूल की पहली कवित्री मानी जाती है। उनके काव्य संग्रह जिसका शीर्षक है पॉइंट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, ये अफ्रो अमेरिकी साहित्य के सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है। फिलिस वेथली पश्चिमी अफ्रीका में पैदा हुई थी तथा 8 साल की उम्र में अपहरण कर ली गई थी एवं बोस्टन के वेथली परिवार में गुलामी के लिए भेज दी गई थी। कम उम्र में उन्होंने अंग्रेजी सीख लिया, पढ़ लिया एवं इसके साथ यूनानी और लैटिन भाषा को और बाइबल से भी परिचित हुई। और उनके काव्य संग्रह में 39 काव्य है और जैसा हमने कहा ये पहला काव्य संग्रह है जो अफ्रीकी मूल के लेखिका के द्वारा लिखित प्रकाशित हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण कृति फ्रेडरिक डुग्लास की एक अमेरिकी गुलाम, एन अमेरिकन स्लेव, आत्मकथात्मक जीवनोपाख्यान है। अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य के गुलाम आख्यान की सर्वोत्कृष्ट प्रतीक मानी जाती है। ये गुलाम आख्यान एक प्रकार से अफ्रो अमेरिकी साहित्य में विधा है जिसके माध्यम से अफ्रीकी लेखक साहित्यकार अपने शोषित जीवन गुलामी में व्याख्यायित करते हैं। और फ्रेडरिक डुग्लास भी गुलाम आख्यान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं अफ्रो अमेरिकी साहित्य में। वे अपने समय के एक महत्वपूर्ण लेखक थे तथा पत्रिकाओं के संपादक भी थे। उनके कई निबंध भी हैं
और गुलामी को उन्मूलन करने एवं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है। प्रारंभिक अफ्रो अमेरिकी साहित्य में एक और भी महत्वपूर्ण कृति के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो हैरियट ई विल्सन द्वारा रचित आवर नेक स्केचेस फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ फ्री ब्लैक उपन्यास है, जो प्रथम उपन्यास माना जाता है अफ्रो अमेरिकी साहित्य के। यह कथात्मक उपन्यास है। यह एक ब्लैक महिला के जीवन की आख्यान है, जिसके माध्यम से लेखिका उत्तर अमेरिका में जातिवाद का विवरण देते हैं तथा इसके साथ साथ इस उपन्यास में ब्लैक होने के नाते जिंदगी की तरह तरह समस्याओं को सामना करने का चित्रण मिलता है। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद अफ्रो अमेरिकी साहित्यकारों ने न केवल कथात्मक साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज को उठाई, बल्कि कथात्मक गद्य साहित्य भी उन्होंने लिखा, और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है W.E.B. Du Bois के निबंध जो जिसका शीर्षक है द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक्स। इस निबंधों के संकलन में अमेरिका में रहते अफ्रीकियों की स्थिति को उद्घाटित करते हैं लेखक। वे एक अमेरिकी इतिहासकार, समाजशास्त्री एवं समाज सुधारक भी थे। यह संकलन अफ्रो अमेरिकी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस निबंधों में लेखक लोगों के जीवन एवं अमेरिका में किस प्रकार ये गुलाम लोग जातिवाद का सामना करते हैं, इसका विवरण देते हैं। अपने निबंधों में श्वेत अमेरिकियों के बीच अफ्रीकी मूल के लोगों के जीवन की कठिनाइयों तथा अपनी अस्मिता को रखने के संघर्ष का वर्णन करता है। संकलन के पहले निबंध में ही लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रो अमेरिकी लोग अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को खोने के खतरे का सामना करते हैं, कैसे उनमें खुद को दूसरों की आंखों से, दूसरों की नजरों से देखने की दोहरी आत्मचेतना पैदा हुई है। और इस संकलन के दूसरे निबंध में जातिवाद को 20वीं शताब्दी के सबसे बड़ी समस्या बताकर लेखक निबंधकार लिखते हैं, The problem of the 20th century is the problem of the color line, the relation of the darker to the lighter races of men. इस प्रकार वे 20वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या रंग की समस्या बतलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण लेखक के बुक है थ्री वॉशिंगटन, जो अपने आप फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से ऊपर आत्मकथा से सुप्रसिद्ध है। लेखक का मानना था कि गुलामी और जातिवाद को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अफ्रीकी लोग मेहनत के माध्यम से भौतिक संपत्ति, भौतिक समृद्धि उनको पाना चाहिए, जिसके बाद वे गोरों के बीच में अपने आत्मसम्मान को भराकर खुद को बराबर दिखा सकते हैं। उनके अनुसार तब ही गुलामी, ये जातिवाद, ये रंगभेद ही समाप्त हो सकता है। इस युग के ऐसे अनेक महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने गुलामी एवं जातिवाद के विरोध अपनी आवाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाया तथा अफ्रो अमेरिकी साहित्य को बढ़ाया। इनमें से एलिजाबेथ कैकली, जो बिहाइंड द सीन्स, 30 years as a slave and 4 years in White House आत्मकथात्मक संस्मरण से प्रसिद्ध है। ये गुलाम आख्यान की एक अन्य उत्कृष्ट नमूना है, जो कि 1868 में प्रकाशित हुआ है। ये एक आत्मनिर्भर ब्लैक महिला की जीवन की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट प्रयास है। ब्लैक महिला जो गुलामी में तरह तरह कठिनाइयों को सामना करके आत्मनिर्भर बनकर खुद के पैरों में खड़े हो जाती है एवं अपने मेहनत से ही आजादी, स्वतंत्रता पा लेती है।